नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। लास्ट क्लास में मैंने आपको महमूद गजनबी के बारे में बता दिया था और उसके बाद में मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं मोहम्मद गोरी से शुरू करूंगा। ये अपना जो इतिहास चल रहा है, मध्यकालीन इतिहास चल रहा है और मध्यकालीन इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी, तो देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक गजनी प्रांत था और गजनी राज्य का जो राजा था वो था महमूद गजनबी। फिर मैंने बोला था कि महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद में इस गजनी पर राजा बनता है। यहाँ पर उसका नाम था मोहम्मद बिन सूरी। मोहम्मद बिन सूरी। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद गोरी। ये जो मोहम्मद गोरी था ये गौर प्रदेश का रहने वाला था। मोहम्मद गोरी था, ये गौर प्रदेश का रहने वाला था। और ये जो मैंने गोल गोल बनाया है गौर प्रदेश है और ये गौर प्रदेश, और गौर प्रदेश का रहने वाला था मोहम्मद गोरी। और ये मोहम्मद गोरी का एक और बड़ा भाई था। देखिए, गौर प्रदेश में दो लोग थे, वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन मैं दो का बता रहा हूं। एक था गयासुद्दीन। अब ये गयासुद्दीन कौन था? तो ये गयासुद्दीन था मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई और एक था मोहम्मद गोरी। तो हुआ क्या था, देखो, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद में गजनी पर शासक बना मोहम्मद बिन सूरी। मोहम्मद बिन सूरी यहाँ का राजा था। फिर उसके बाद में जो गौर प्रदेश था, इस गौर प्रदेश में दो भाई थे, एक गयासुद्दीन और एक मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो था वो, ये दोनों भाई थे, तो ये छोटा भाई था और ये बड़ा भाई था गयासुद्दीन। इन दोनों ने प्लान सेट करा और क्या करा, इस मोहम्मद बिन सूरी की हत्या कर दी और ये गयासुद्दीन गजनी का राजा बन गया। गयासुद्दीन गजनी का राजा बन गया। अब बचा कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने क्या सोचा कि अब अपन क्या करें। इन दोनों भाई में बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छे भाई थे। ऐसा नहीं था कि ये राजा बने थे इसको ये मार दे, ऐसे नहीं थे। ये बहुत अच्छे भाई थे, दोनों आपस में बहुत अच्छे से रहते थे। तो ये मोहम्मद गोरी ने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं विश्व विजेता बनूंगा। और विश्व विजेता बनने के लिए मोहम्मद गोरी ने अपने भाई गयासुद्दीन को गजनी का राजा बना दिया और इसने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से, विश्व विजेता बनने की दृष्टि से भारत पर आक्रमण करा। वैसे हुआ क्या था कि गयासुद्दीन चाहता था कि हम साम्राज्य विस्तार करें। गयासुद्दीन चाहता था कि हम साम्राज्य विस्तार करें। तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या चाहिए? साम्राज्य विस्तार करने के लिए चाहिए पैसा, धन। तो धन कहां? तो हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन कहां मिलेगा आपको? भारत में। तो इस गयासुद्दीन ने बोला कि छोटे, मैं यहां पर गजनी संभालता हूं और तू भारत पर आक्रमण कर और वहां से धन इकट्ठा कर। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और धन प्राप्ति के उद्देश्य से मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करा और मुल्तान पर विजय प्राप्त कर ली। फिर उसके बाद में महमूद गजनबी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण करा। गुजरात। अब यहां पर गुजरात का राजा कौन था? तो यहां पर गुजरात का राजा था, याद करो, महमूद गजनबी के समय में गुजरात का राजा कौन था? तो उसके समय में था मूलराज प्रथम। लेकिन मोहम्मद गोरी के समय में गुजरात का राजा था मूलराज द्वितीय। इसका एक और नाम था भीम द्वितीय। इस मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ये गुजरात का राजा था। तो मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण करा
तो क्या हुआ, ये कौन था मूलराज द्वितीय? ये मूलराज द्वितीय वो भीम प्रथम, ये मूलराज प्रथम का पुत्र था। वो याद है ना, मूलराज प्रथम भाग गया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि महमूद गजनबी का जैसे आक्रमण हुआ तो वो खबर सुनकर भाग गया था। मूलराज प्रथम या भीम प्रथम भाग गया था, तो उसका लड़का था ये मूलराज द्वितीय। तो इस मूलराज द्वितीय ने सोचा कि यार जो दाग मेरे पिताजी ने लगाए हैं मैं उनको धोऊंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं मोहम्मद गोरी का डट कर मुकाबला करूंगा। और मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध करा। युद्ध कौन सा था? तो युद्ध था माउंट आबू का युद्ध। माउंट आबू, इस माउंट आबू के युद्ध में मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से खदेड़ कर भगा दिया। मोहम्मद गोरी को दौड़ा दौड़ा कर मारा, इधर से मारा, उधर से मारा, इधर से मारा, ने बहुत जोर जोर से मारा और मोहम्मद गोरी को मूलराज द्वितीय ने बुरी तरह से मार मार के भगा दिया। कहां भगा दिया? वापस गजनी भगा दिया। अब गजनी में कौन बैठा है? इसका बड़ा भाई गयासुद्दीन। तो मोहम्मद गोरी बोले दादा उधर तो बुरा मारते हैं यार, देखो ना मार मार के सुझा दिया, देखो ना ऐसा मारते हैं, बुरा मारते हैं, अब मैं तो नहीं जाऊंगा हाँ उधर आक्रमण करने के लिए। गयासुद्दीन बोले क्या मारा? इसको मारना कोई मारना बोलते है क्या? ये कोई ऐसा मारना नहीं होता है। तू तो सूरवीर है, तू तो आदमी साहसी है, तू तो विश्व पर राज करने के लिए बना है, तो इतनी मार से कोई नहीं डरते। एक काम कर, अब तू है ना इधर से मत जा, अब तू रास्ता बदल के जा। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ये भारत और भारत पर ये यहाँ पर गुजरात, ये वाला भाग, तो इसने बोला कि अब तू इधर से आक्रमण मत कर भारत पे, इधर से आक्रमण करने के कारण ये बैठा यहाँ पर, ये मारे बुरा मारे ये, तो बोले कि इधर से आक्रमण मत कर, तो यहाँ पर पंजाब की ओर से आक्रमण कर, इधर से आक्रमण कर। तो अब ये हुआ कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए रास्ता बदला और मुल्तान के स्थान पर अब पंजाब की ओर से आक्रमण करने की योजना बनाई। तो इसको आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहो तो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब क्या हुआ, अब मोहम्मद गोरी, अच्छा है मोहम्मद गोरी का पूरा नाम भी मैं आपको बता देता हूं। आपको पता मोहम्मद गोरी का पूरा नाम? चलो एक बार बोलूंगा और आपको रिपीट करना है, ठीक है? जो रिपीट कर देगा उसको 1 रुपया नकद पुरस्कार इनाम में दिए जाएंगे। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम मैं बोल रहा हूं, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन मुजुद्दीन गोरी। एक बार और बोलो, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन मुजुद्दीन गोरी। चलो रिपीट करो, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको रिपीट करना। एक बार और बोलो, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन मुजुद्दीन गोरी। चलो मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन मुजुद्दीन गोरी, ये इसका पूरा नाम था। अब तो बोलो एक बार, मेरे साथ बोलो एक बार, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन मुजुद्दीन गोरी। चलो अब आप बोल दोगे मुझे पता है। तो ये इसका पूरा नाम था। अब क्या करा इसने? रास्ता बदला और रास्ता बदलकर आक्रमण करा इसने, और इसने 1179 में, देखिए मैं सन लिख रहा हूं यहां पर, 1179 में पेशावर जीत लिया। पेशावर 1179 में पेशावर जीत लिया। 1180 में इसने लाहौर जीत लिया। 1185 में इसने सियालकोट जीत लिया। सियालकोट
कोट जीत लिया। और 1188, 89, 88, 89 में यह पहुंच गया भटिंडा। यह पहुंच गया भटिंडा, और भटिंडा पहुंच गया तो अब होगा मुकाबला टक्कर का। भटिंडा का राजा था, भटिंडा यहां पर जो भटिंडा के ऊपर अधिकार था उस समय, वो था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन से नंबर का? आप लोग ने इतिहास इतनी बार पढ़ा होगा, सीरियल भी देखे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं कि ये पृथ्वीराज चौहान कौन से नंबर का था। मैं चलो आपको ऑप्शन देता हूं। पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान चतुर्थ। इतने ऑप्शन तो सफिशिएंट है, बताइए। तो ये था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तीसरे नंबर का व्यक्ति था ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उस समय में क्या, एक बार यदि नाम अच्छा जम गया, अच्छा लग गया, तो व्यक्ति फिर उसके नाम के आगे फिर नंबर लिखते जाते थे। पहला आया तो प्रथम, दूसरा आया तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसा लिखते रहते थे। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। इसका एक और नाम है राय पिथौरा। राय पिथौरा, देखिए दोनों शब्दों के एक ही मीनिंग निकलते हैं। पृथ्वीराज मतलब राज मतलब राजा, और पृथ्वी मतलब धरती, धरती का राजा पृथ्वीराज। यहां पर देखिए राय मतलब राजा और पिथौरा मतलब पृथ्वी, यहां पर भी यही मीनिंग निकलता है, पृथ्वी का राजा राय पिथौरा। तो भटिंडा पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अधिकार था, राय पिथौरा का अधिकार था। तो अब यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन मुजुद्दीन गौरी को बोला कि मोहम्मद गौरी, तू यहां तक आया आक्रमण करते करते, तेरी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन अब यहां से तू वापस चला जाए, क्योंकि भटिंडा में अब यहां से मेरी सीमा स्पर्श करने लग गई। ऐसा बोला पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने जवाब दिया, ए पृथ्वीराज, भागने के लिए नहीं आया हूं, आक्रमण करने के लिए आया हूं, आक्रमण करूंगा। हिम्मत तो देखो उसकी, गजनी से आया हुआ व्यक्ति भारत के इतने बड़े व्यक्ति को चैलेंज करता है। क्या करता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं भारत पर आक्रमण करने के लिए आया हूं और आक्रमण करूंगा। हिम्मत देखो उसकी। तो फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को तो बहुत सारा गुस्सा आ गया, बहुत सारा गुस्सा आ गया। कितना सारा आ गया, इतना सारा गुस्सा आ गया, बहुत सारा गुस्सा आ गया, बहुत सारा गुस्सा आ गया। और बोला ठीक है, फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। बोले हाँ ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब युद्ध के लिए तैयार हो गए तो पृष्ठभूमि बनेगी तराइन के, पृष्ठभूमि बन गई है तराइन के प्रथम युद्ध की। तो अब युद्ध होगा तराइन का प्रथम युद्ध। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तराइन के प्रथम युद्ध पे आता हूं। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध ये है, तराइन का मैदान, तराइन का प्रथम युद्ध। इस तराइन के प्रथम युद्ध में सन भी लिख देते हैं 1191 ईस्वी, ये तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन के प्रथम युद्ध में एक तरफ पृथ्वीराज चौहान को मैं बना देता हूं। ये देखिए, ये एक तरफ पृथ्वीराज, इसके पांव इधर बना देते क्योंकि युद्ध इधर करेगा। ये एक तरफ ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। ये इसकी हेयर स्टाइल भी बना देते हैं,
ये एक तरफ पृथ्वीराज चौहान तृतीय और दूसरी तरफ ये देखिए, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी, गौरी। इसकी हेयर स्टाइल भी बना देते हैं। ये दूसरी तरफ, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान तृतीय और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी। तो उसने यूं बोला था ना कि मैं भागने के लिए नहीं आया हूं, मैं आक्रमण करने के लिए आया हूं। तो उसने बोला था, बोला ठीक है फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो इसने बोला था, बोला ठीक है युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो फिर अब युद्ध के लिए दोनों तैयार हो गए, अब युद्ध के लिए तैयार हो गए। इधर से अब पहले तो युद्ध में क्या होता है, युद्ध में पहले तो साधारण छोटे छोटे सैनिक लड़ते हैं। तो वो इधर से भाला फेंके, न उधर से तलवार फेंके, न उधर से पत्थर फेंके, न उधर से पत्थर फेंके, न छोटे छोटे लड़े, न फिर फेंके, न फिर उठे, न फिर चलाए, न युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। कौन सा चल रहा है? तराइन का तृतीय युद्ध चल रहा है। फिर आखिरी में जब फाइनल होने आया कि अब तो मुकाबला फाइनल में आ जाएगा कि अब कौन जीतेगा और कौन हारेगा, तो फिर आखिरी में दोनों का मुकाबला हुआ, ये पृथ्वीराज चौहान और ये मोहम्मद गौरी। तो पृथ्वीराज चौहान तो क्या करे, मोहम्मद गौरी को ऐसे पकड़े और ऐसे फेंके, ऐसे पकड़े और ऐसे दे, फिर ऐसे दे, ऐसे दे, ऐसे दे, ऐसे दे, ऐसे दे, तो मारता ही जाए, मारता ही जाए, मारता ही जाए। ये बोला ए धीरे धीरे मार यार, लगती यार, ऐसे क्या करे, हाँ लगती है। तो ये पृथ्वीराज तो है ना, इसको पकड़े और फेंके, पकड़े और फेंके। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि गौरी बोले बस अब मत मारो, अब मत मारो, लगती है, अब मत मारो, अब मत मारो, लगती है, हाँ अब मत मारो। और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पांव पकड़ लिए और बोले बस राजा साहब अब मत मारो। अब क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया। हिंदुस्तान की पहली गलती, सबसे बड़ी गलती, सबसे भारी गलती, कौन सी गलती? तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया, बड़प्पन में आकर माफ कर दिया था। तो मोहम्मद गौरी फिर चला जाता है, कहां चला जाता है? वापस लात घुसे खाकर गजनी चला जाता है। तो तराइन का, अब आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा, तराइन का तृतीय युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और इधर मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। कौन जीता? तो ये जीता, ये जीता। कौन हारा? तो ये हारा। कौन हारा? गौरी हारा। अब गौरी चला गया, अब गौरी चला गया गजनी। गजनी में कौन राज कर रहा है? गौरी का बड़ा भाई गयासुद्दीन। ये गया और बोले दादा इस बार तो बुरा मारा यार, बुरा मारा है, देखो ना मार के देखो ना, सुझा दिया, देखो ना ये देखो खून निकाल दिया, ऐसा बुरा मारा इस बार तो। वो है ना पृथ्वीराज चौहान पकड़े और ऐसे फेंके, पकड़े और ऐसे फेंके, दादा इस बार तो बुरा मारा यार, देखो ना खून निकल रहा, देखो ना ऐसा मारा। गयासुद्दीन बोले क्या यार छोटे, तू भी, वीरों का खून बहने के लिए है, चाहे शरीर के अंदर बहे चाहे शरीर के बाहर बहे, वीरों का खून बहने के लिए। तू तो बाहुबली है, तू तो आदमी साहसी है, तू तो मेरा वीर भाई है, ये छोटे मोटे खून बहने से तू कैसे डर सकता है? तू तो इस धरती पर विश्व विजेता बनने के लिए आया है, ऐसे नहीं डर सकता तू मेरा भाई है। तो बोले दादा उधर वो मारते तो है यार। बोले आप चिंता मत कर, इस बार
मैं क्या करता हूं, इस बार मैं तुझे तेरे साथ में एक बहादुर गुलाम को भी पहुंचाता हूं। बहादुर गुलाम का नाम क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बोले कि ये जो गुलाम है ना, ये ढाल की तरह तेरी रक्षा करेगा, ये तुझे आंच नहीं आने देगा, ये पूरी तरह से तेरी रक्षा करेगा। और दूसरी बात, अब क्या कर, अब तू पता कर, भारत में एक ही व्यक्ति शक्तिशाली है, कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राय पिथौरा। तो तू पता कर कि भारत में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शत्रु कौन है, दुश्मन कौन है, तो पता कर, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो पता करा तो पता चला कि भारत में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो दुश्मन था वो था राजा जयचंद। कौन था? राजा जयचंद। दोस्तों मैं पानी पी लेता हूं, मुझे थोड़ी प्यास लग रही है, उसके बाद वापस आ रहा हूं, 1 मिनट। तो मैं आ गया हूं, पानी पी पी के पढ़ाऊंगा अब। तो उसने बोला कि तू पता कर कि भारत में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दुश्मन कौन है। तो दुश्मन कौन था? राजा जयचंद। तो गोरी राजा जयचंद के पास गया और बोले राजा साहब खम्मा घड़ी। बोले राजा साहब खम्मा घड़ी। बोले घड़ी खम्बा। बोले तू कौन है रे? बोले राजा साहब मैं ना आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं ना आपका बहुत बड़ा फैन हूं। बोले कौन सा? उषा की बजाज का। बोले राजा साहब वो हवा देने वाला फैन नहीं, मैं आपका अनुयायी हूं। मैं ना बचपन से आपके कहानी किस्से सुनता आया हूं और मैं तो आपकी वीरता को देखकर ही बड़ा हुआ, आपकी वीरता की कहानी किस्से सुनकर ही बड़ा हुआ। तो मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आज मैंने आपके दर्शन कर लिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसा मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को बोला और बोले कि राजा साहब मैं यहां पर जो आया हूं ना, वो इसलिए आया हूं कि मैं आपको इत्तलाक करने आया हूं कि मैं है ना आपका बदला लूंगा, मैं आपके शत्रु को धूल चटाऊंगा। तो राजा जयचंद बोले यार मेरा कौन शत्रु ने, तू कौन है ने, क्या है ने, मुझे समझ में नहीं आ रही, बात क्लियर कर। बोले राजा साहब मैं ना आपका बहुत बड़ा अनुयायी हूं और मैं है ना बस इस हिंदुस्तान में आया हूं तो आपका बदला लेने के लिए आया हूं। बोले कैसा बदला? बोले राजा साहब वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वो आपके बच्चे को बहला फुसला कर भगा कर ले गया, तो आप क्या, मैं है ना उसका बदला लूंगा। वो आपके बच्चे को भगा कर ले गया तो आपकी इज्जत खराब हो गई, तो मैं है ना आपका बदला लूंगा। ये नहीं बोले कि तराइन के प्रथम युद्ध में मुझे उसने दौड़ा कर मारा था, ऐसा नहीं बोले। बोले मैं बदला लूंगा। तो बोले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले राजा साहब आपको कुछ नहीं करना, मैं तो बस केवल आपको इत्तलाक करने आया हूं, आपको कुछ नहीं करना। आप क्या करो, बस आप मुझे आपकी सेना दे दो। तो अब देखिए पृष्ठभूमि बन रही है अब तराइन के द्वितीय युद्ध की। तो मैं इसी बोर्ड पर यहां पर मिटाकर अपना देखिए तराइन के द्वितीय युद्ध बता देता हूं। तो यहां पर मैंने प्रथम को मिटा दिया और द्वितीय लिख दिया और 1191 को मिटाकर 1192 कर दिया। अब जो परिणाम है ना वो चेंज हो जाएगी। देखो ये जो हारा और जीता है ना मैंने मिटा दिया है। तो अब देखो एक तरफ पृथ्वीराज, अब कौन सा युद्ध पढ़ा रहा हूं मैं? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध हो गया, 1 साल बाद में इसने अपनी सेना का पुनर्गठन करा और अब मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी से भारत में आया। तो अब देखिए मोहम्मद गोरी, अब इसमें एक तो मोहम्मद गोरी आ गया, अब मोहम्मद गोरी के साथ में इसका एक और दास, इसका दास, ये बहुत बहादुर व्यक्ति था। ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध में जीता ना, वो इसके दास के कारण ही जीता।
इसके दास का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन, ये कु से कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक, मैं ये नाम इधर लिख देता हूं, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी भी हेयर स्टाइल बना देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, ये बेचारा गंजा नहीं है, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब पृष्ठभूमि बनी तराइन के द्वितीय युद्ध की, और तराइन के द्वितीय युद्ध की पृष्ठभूमि बनी, और 1192 में मोहम्मद गोरी ने फिर से युद्ध का शंखनाद कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। अब गोरी ने बोला था, पृथ्वीराज चौहान ने बोले क्यों रे गोरी, तू तो पिछले साल ही आया था और मार खा के गया ना, और तूने बोला था कि अब मैं नहीं आऊंगा, अब मुझे मत मारो। बोले हमारी जुबान होती है क्या, मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ, तू जोर जोर से मार रहा था ना, इसलिए मैंने बोल दिया कि अब मत मारो यार, अब नहीं आऊंगा, मैं तो वापस आ गया। अब यहाँ पर गोरी के पास में एक तो ये शक्तिशाली दास है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, बहुत बलवान शक्तिशाली व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति है। दूसरा, इसके पास में राजा जयचंद की सेना भी आ गई, ये मैंने बना दी राजा जयचंद की सेना, और इसके पास में स्वयं की सेना तो है ही सही, खुद की सेना। तो अब ये गोरी शक्तिशाली हो गया। अब इसने युद्ध की घोषणा कर दी, और अब युद्ध हो रहा है। अब इधर एक तरफ पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और एक तरफ ये पावरफुल सेना है इसकी, और इसके साथ में बहुत सारे लोग भी आ गए, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, राजा जयचंद की सेना है। अब युद्ध शुरू हो गया, और पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानी, और पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानते हुए गोरी की सेना को आधा कर दिया, अब पृथ्वीराज चौहान पूरे लोहे के कवच से घिरे हुए थे। तो अब यहां पर देखो, ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बोल रहा है, बोले कि मालिक, ये जो पृथ्वीराज चौहान है ना, यदि ये थोड़ी देर और चल जाएगा तो इसने अपनी सेना आधी तो कर दी है, आधी समाप्त कर दी, आधी और कर देगा ये। अपन क्या करें, ये पूरा लोहे के कवच से घिरा हुआ है, बस केवल इसकी आंख दिख रही है, अपन क्या करें, इसकी आंख पर तीर चलाएं। तो बोले फिर देर किस बात की, सैनिकों को इसकी आंखों पर तीर चलाने का आदेश दो। अब ये गजनी के तीरंदाज ऐसे तीरंदाज थे कि बहुत ओरिजिनल प्रकृति के तीरंदाज थे। उसने जैसे आदेश दिया तो पृथ्वीराज चौहान की आंख में तीर लगा, एक आंख में तीर लगा और दूसरी आंख में तीर लगा, और पृथ्वीराज चौहान हाथी से गिर गए। पृथ्वीराज चौहान हाथी से गिर गए, और फिर क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को तत्काल बंदी बना लिया गया, और 11 तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। अब इस युद्ध में कौन जीता, ये हारा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हारा और ये जीता। अब क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कहां डाल दिया, जेल में डाल दिया। ये देखिए, अब पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके जेल में डाल दिया, बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। पृथ्वीराज चौहान का एक राजकवि था जिसका नाम था चंद्रवरदाई, ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के पास में जेल में गया उनसे मिलने के लिए, और बोले राजा साहब खम्मा घणी, बोले घणी खम्मा, बोले ये क्या हाल हो गए, तो सारी इतिहास ही बदल गया, सारा सीनरी चेंज हो गया, ये क्या हो गया। बोले कि चंद्रवरदाई, ये मेरी गलती का परिणाम है। यदि मैं 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को माफ नहीं करता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। इतिहास हमको सीख देता है, इतिहास पढ़ने से हमको सीख मिलती है। शत्रु कैसा भी हो, यदि एक बार शत्रुता पैदा हो गई, एक बार शत्रुता बन गई, और शत्रु को यदि मारने का अवसर मिल गया तो शत्रु को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसी हालत होती है। तो बोले कि यार तू तो कवि है, और ऐसा कहते हैं कि जहां पर
रवि नहीं पहुंचता, वहां पर कवि पहुंच जाता है। बोले चंद्रवरदाई तू प्लान सेट कर, मैं मोहम्मद गौरी को मारना चाहता हूं। तो बोले ठीक है, मैं प्लान सेट करता हूं, मैं योजना बनाता हूं। चंद्रवरदाई गौरी के पास गया, गौरी राजा बन गया, गौरी के पास में गया और गौरी के पास में गया और चंद्रवरदाई ने गौरी से बोले कि राजा साहब आपने है ना अच्छा करा, उसको अंधा कर डाला और उसको जेल में बंद कर दिया, पर राजा साहब वो जो पृथ्वीराज चौहान है ना, उसके पास में एक और कला है, यदि आप वो कला सीख जाओगे, अब कवि को बढ़ाना चढ़ाना पड़ता, नहीं तो वो नहीं बढ़ाए तो फिर बात नहीं बने ना। तो उसने क्या करा, बोले कि राजा साहब आप क्या करो कि उसके पास में एक कला और है, वो कला सीख जाओ, उस कला को यदि आप सीख जाओगे तो आपके शौर्य में और वृद्धि हो जाएगी। बोले क्या कला है? बोले राजा साहब वो शब्द भेदी तीर चलाता है। तो अपन क्या करें, अपन एक ऐसा समारोह का आयोजन करें जिसमें कि उसके शब्द भेदी तीर को देखें। बोले कि सभा का आयोजन किया जाए, समारोह का आयोजन किया जाए। तो अब चंद्रवरदाई ने पूरा प्लान सेट कर दिया, इस पृथ्वीराज चौहान को बोल दिया, क्या बोल दिया कि मैंने पूरा प्लान सेट कर दिया है, आप क्या करना, मैं आपको उसके बैठने की सिचुएशन एक दोहे के रूप में बताऊंगा, कुट वर्ड में बताऊंगा, दोहे के रूप में बताऊंगा। तो आप क्या करना, उस दोहे के हिसाब से उसकी सिचुएशन समझ लेना और उसको तीर से मार देना। तो दोहा क्या था, अब पृथ्वीराज चौहान, अब समारोह का आयोजन हुआ और पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर दे दिया और मोहम्मद गौरी तख्त पे बैठा और बोले कि सभा का आयोजन किया जाए। अब उन्होंने बोल दिया था कि राजा साहब आप क्या करना, यहाँ पर एक घंटी लगी हुई है, आप घंटी बजाओगे तो आप वो घंटी के ऊपर तीर चलाएगा, तो आप समझ जाना कि हाँ ये बहुत बड़ा तीरंदाजी है। तो उसने दोहा बोला, दोहा क्या बोला, दोहा बोला 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान चुक नाप चौहान। ऐसा बोला, ये दोहा बोला, उसने सिचुएशन बता दी क्या कि 4 बांस, उस समय जो बांस होते थे वो भूमि मापने की इकाई थी, 4 बांस 24 गज, ये जो दो पांव के बीच की जो गैप रहती है उसको गज बोलते हैं। तो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये देखिए 8 उंगली और 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान, उसके ऊपर सुल्तान है, चुक नाप चौहान। ऐसा मैं बोलूंगा और आप उसको मार देना। और जैसे ही सभा का आयोजन हुआ और सिचुएशन बताई और उसने दोहा बोला 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान चुक नाप चौहान, और पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी ने वो घंटी बजाई और उसने तीर चलाने का बोला, तो उसने घंटी पर तो तीर नहीं चलाया और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के ऊपर तीर चला दिया, लेकिन वो इत्तेफाक से ऐसा खड़ा था तो उसके हाथ में तीर लग गया। यदि वो ऐसा खड़ा होता तो उसके यहाँ पर हृदय पे तीर लग जाता, लेकिन उसके हाथ में तीर लग गया और बोला कि ये तो अंधा अभी भी मुझे मारने के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, इसका सिर काट दिया जाए और इसके साथ में इसके राज कवि चंद्रवरदाई का भी सिर काट दिया जाए, तो दोनों को मार डालते हैं। कौन मार डालता है? गौरी। और इस प्रकार से अब गौरी का अधिकार हो गया पूरी तरह से भारत में। दोस्तों आपने कहीं सीरियल में देख लिया होगा कि यहाँ पर मार दिया था, लेकिन वो अभी नहीं मरेगा, गौरी मरेगा, लेकिन यहाँ नहीं मरता है गौरी, आगे मैं बताऊंगा 1206 में गौरी मरता है। अब यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान नहीं, गौरी अब पूरे भारत का राजा बन गया, और अब ये गौरी गया किसके पास में? राजा जयचंद के पास में। किसके पास में? राजा जयचंद के पास में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो गौरी है, ये गौरी मतलब मोहम्मद गौरी। ये जो मोहम्मद गौरी है
एक गोरी गया राजा जयचंद के पास, राजा जयचंद के पास गया और बोले राजा साहब खम्मा घणी, बोले घणे खम्बा घणे खम्बा। बोले राजा साहब, बोले बेट कैसा है तू? बोले ठीक हूं, मैं आपको एक सूचना देने के लिए आया हूं यहाँ पर। बोले क्या सूचना? बोले राजा साहब आपको पता है कि मैंने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में पराजित कर दिया। बोले हाँ ये तो पता है। बोले अब आपको पता मुझे मेरा अगला प्लान क्या है? बोले हाँ, अब तेरा अगला प्लान ये है कि तू गजनी वापस चला जाएगा, और क्या ये तेरा अगला प्लान है? बोले नहीं राजा साहब, मैं गजनी नहीं जाऊंगा अभी। मेरा अगला प्लान ये है, मैं सूचना देने के लिए आपको आया हूं कि अब मैं आपके साथ में युद्ध करूंगा और आपको पराजित करूंगा। राजा जयचंद बोला ऐसी मजाक अच्छी नहीं लगती यार, ऐसी मजाक मत करा कर। हाँ ऐसी मजाक अच्छी नहीं लगती है। बेट तू क्या लेगा? चाय पानी, हॉट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक क्या लेगा भाई बोल? बोले नहीं, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो ये बोलने के लिए आया हूं कि अब अगला टारगेट आप हो मेरा, मैं अब आपको पराजित करूंगा। राजा जयचंद ने बोले गोरी तू है ना, मुझे इतना सा बता दे कि आखिर मेरे से क्या गलती हो गई, कहां कमी रह गई तेरा साथ देने में। मैंने तेरा पूरा साथ दिया रे, और फिर तू मुझे मारना चाहता है। आखिर क्यों मारना चाहता है? मुझे एक कारण तो बता दे कि यहां पर आपसे मिस्टेक हो गई। तो गोरी ने कारण बताया। गोरी ने बोले राजा जयचंद, तू तेरे दामाद का नहीं हुआ रे तो मेरा क्या होगा? वो कैसा भी था, तेरा दामाद था। मैंने तुझे थोड़ा सा उकसाया, उसके खिलाफ भड़काया, तो तू उसक गया, तू भड़क गया। कुछ दिन बाद में मेरे से बलशाली दूसरा व्यक्ति आएगा और वो तुझे उकसाएगा, वो तुझे भड़काएगा, तो तू फिर भड़क जाएगा। इसलिए तू तेरे दामाद का नहीं हुआ, इसलिए मैं तेरे ऊपर आक्रमण करूंगा। दोस्तों इतिहास हमको सीख देता है, नातेदार रिश्तेदार कैसे भी हो, नातेदार रिश्तेदार होते अपन कितने लड़े बोले, लेकिन हमारे मैटर में किसी तीसरे व्यक्ति को, बाहर के व्यक्ति को इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमको सीख देता, नहीं तो यह हालत होती है। तो अब क्या होता है, यह हुआ कि 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। और इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को पराजित कर दिया, और अब मोहम्मद गोरी का पूरी तरह से भारत पर अधिकार हो गया। यहां से आपका क्वेश्चन आता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? अपन ने देख लिया। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? अपन ने देख लिया। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में, अपन ने ये भी देख लिया। फिर उसके बाद में अब गोरी यहाँ पर पूरे अच्छे से भारत में राज करने लगा। एक दिन विश्राम की मुद्रा में बैठा था और इसको पिछली याद आ गई। पिछली याद कौन सी? जब ये शुरुआती दिन में भारत में आया था तो मूलराज प्रथम या भीम प्रथम ने इसको दौड़ा कर मारा था। तो बोले कि अब मैं शक्तिशाली हो गया हूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं फिर से मूलराज द्वितीय के ऊपर आक्रमण करूंगा। तो इसने मूलराज द्वितीय के ऊपर फिर से आक्रमण करा, तो मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को फिर से दौड़ा कर मारा, फिर से खदेड़ दिया और भगा दिया। अब मोहम्मद गोरी भारत से चला जाता है, लेकिन भारत से जाने से पहले मोहम्मद गोरी अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर, दिल्ली, देपालपुर का सूबेदार बनाकर जाता है। अब मोहम्मद गोरी चला गया गजनी, मोहम्मद गोरी गजनी चला गया। अब गजनी चला गया, मोहम्मद गोरी गजनी चला गया। अब ये यहां तक जाते जाते फिर क्या हुआ था कि इसका जो बड़ा भाई था उसका भी इंतकाल हो गया था। अब मोहम्मद गोरी गजनी का राजा बन गया।
लेकिन ये उधर भी चुप नहीं बैठा। इसने क्या करा, इसने फारस पर आक्रमण करा, इसने फारस पर आक्रमण करा और ये फारस पर आक्रमण करा तो फारस के राजा ने इसको पराजित कर दिया, गोरी को। फिर इसने क्या करा, इसने खोखरों पर आक्रमण करा, खोखर, और खोखरों पर आक्रमण करा और खोखरों के ऊपर बड़ा अत्याचार करा, बड़ा बर्बरता पूर्वक अत्याचार करा, उनके घर जला दिए, उनके बच्चों को जलती हुई आग में फेंक दिया और पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से अत्याचार करा इसने खोखरों पर। फिर क्या हुआ, समय सबका बदलता है। फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि 1206 ईस्वी आई, 1206 ईस्वी आई और 1206 में जब ये मोहम्मद गोरी नमाज अदा कर रहा था, जब ये मोहम्मद गोरी नमाज अदा कर रहा था तो किसी खोखर ने कुल्हाड़ी से इसकी हत्या कर दी और इस प्रकार से 1206 में मोहम्मद गोरी नामक आंधी थम गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अब भारत का राजा कौन है, अभी भारत में ये कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर, दिल्ली, देपालपुर का राजा है। अब इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, क्या सोचा कि यार ये आखिर कौन व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति, ये गुजरात का राजा मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय कौन व्यक्ति है, मैं भी तो देखूं। मेरे मालिक इससे 2 बार पराजित हो गए, मेरे मालिक इससे 2 बार पराजित हो गए, क्यों ना एक बार मैं भी ट्राई करूं। ट्राई करने में क्या जाता है। तो क्या हुआ, तो यह हुआ कि आगे जाकर 1197 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में अनहिलवाड़ा के युद्ध में, अनहिलवाड़ा के युद्ध में इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय को पराजित कर दिया, भीम द्वितीय को पराजित कर दिया। देखो दोस्तों, जो काम मालिक नहीं कर सका वो काम गुलाम ने कर दिया। इसने अनहिलवाड़ा के युद्ध में इसको पराजित कर दिया और अब गुजरात पर अधिकार हो गया किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये आज की कहानी थी मोहम्मद गोरी की। एक कुतुबुद्दीन ऐबक से अपन कल से शुरू करेंगे क्योंकि अब गुलाम वंश आएगा और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगा। ये कहानी पूरी थी मोहम्मद गोरी की। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, अच्छे से देखना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।